गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें ड्यू टू डाइपोल। तो बेटा प्रीवियस क्लास में अपन इसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की और आज हम करने जा रहे हैं इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर। तो बेटा इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? तो टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? तो देखिए ये मैं बना रहा हूं डाइपोल जिसके अंदर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, उसे क्या कहते हैं बेटा? डाइपोल। और ये डाइपोल का सेंटर, और डाइपोल की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 2a। कितनी होती है? 2a। तो सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a, और ये भी कितनी हो जाएगी बेटा? a। अब जो इक्वेटोरियल लाइन है वो बेटा डाइपोल के सेंटर से पास होती है और डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है। डाइपोल के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। मतलब ये जो r है वो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कहां से? डाइपोल के सेंटर से। ये चार्ज A पॉइंट पे, ये चार्ज B पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू डाइपोल। तो बेटा इसका एक ही सिंपल सा कांसेप्ट है कि पहले आप इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो P पॉइंट पर, फिर A पे जो रखा चार्ज है उससे कैलकुलेट करेंगे अपन। तो इस जगह अपने को दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे? उसका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम करना आपको आना चाहिए। तो पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं B पे रखा जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसको मैंने ले लिया बेटा E1। क्या मान लिया? E1। तो देखिए ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बताया था इसके लिए फॉर्मूला, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है? kq/r²। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ठीक है। तो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा? PB की वैल्यू क्या होगी? तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल BOP। इसके अंदर ये 90 एंगल, तो ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी बेटा? R और A से क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज √r² प्लस a²। क्या हो जाएगा? √r² प्लस a²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी आ जाएगी? kq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? r² प्लस a²। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? r² प्लस a²। और बेटा डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? अवे फ्रॉम चार्ज। ये E1 की डायरेक्शन आएगी, E1 वेक्टर। तो इस डायरेक्शन को अपन लिखे, क्या लिखे? B से P की ओर है, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जिसको मैं E2 लिख रहा हूं, क्या आएगा बेटा?
नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो देखिए ये R ये A, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इस पॉइंट P पे इस नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और बेटा इस पॉइंट पे इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? टुवर्ड्स चार्ज की तरफ आएगी। ये A2 वेक्टर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? P से A की ओर। ये इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन फर्स्ट और 2 से अपन लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू E2, मतलब E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? E2 के मैग्नीट्यूड के, जो कि कितना है? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा अपने को इस पॉइंट पे, इस जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो क्या करना होगा बेटा? इनका वेक्टर सम, E1 और E2 का वेक्टर सम। अब देखो इनके बीच का एंगल मैंने क्या माना बेटा? थीटा। ये एंगल, इस एंगल को क्या माना मैंने? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये जो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। ये एंगल मैंने क्या लिया? थीटा। अब E1 और E2 का अपने को क्या करना है? वेक्टर सम करना है। तो देखो इस पॉइंट पे E1 और E2 किसी एंगल पे है, तो किसी एंगल पे होते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट आएगा इनका, वो कहां से आएगा? इनके बीच में से जाएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसे होगा। इसको मैं ले रहा हूं E नेट। क्या ले रहा हूं बेटा? E नेट, ठीक है, या E लिख रहा हूं मैं इसको। तो जो E है, E1 और E2 इनका क्या है? रिजल्ट, जो किधर आएगा? ऐसे बीच में से आएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए यहां पे आपको Z दिख रहा है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, अल्टरनेट इंजीनियर एंगल, ठीक है। और ये थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी क्या होते हैं? थीटा। अब E1 को अपन कंपोनेंट में लिखे तो E1 का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? E1 sin थीटा। ऐसे E2 के बारे में लिखे तो E2 वेक्टर का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? E2 sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में E2 का कंपोनेंट कौन सा आएगा? E2 cos थीटा। मतलब P पॉइंट पर एक तो अपने को वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहे हैं और एक मिल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक तो क्या मिल रहा है बेटा? E1 sin थीटा, और नीचे की तरफ क्या मिल रहा है? E2 sin थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों एक ही तरफ है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा E1 और E2 क्या है? मैग्नीट्यूड है किसके? E वेक्टर के, E1 वेक्टर के और E2 वेक्टर के। तो दोनों मैग्नीट्यूड देखो सेम है, तो सेम है और अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपने को इन दो कंपोनेंट से मिलेगा।
E1 और E2 के इन दो कंपोनेंट से मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इन P पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या मिलेगा बेटा, E1 cos थीटा, दोनों एक डायरेक्शन में, E2 cos थीटा। बेटा E1 और E2 की वैल्यू सेम है, E1 E2 क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं E2 की जगह E1 लिख सकता हूं? तो अपने को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 2E cos थीटा मिलेगा, 2E1 cos थीटा मिलेगा। यहाँ पे E2 की जगह मैं E1 रखूं तो ये क्या इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू क्या है बेटा, E1 मैग्नीट्यूड है, और कितना है मैग्नीट्यूड, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में cos थीटा। ठीक है, आगे देखिए, E2KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखो बेटा cos थीटा आ रहा है, जो ये जो थीटा है ये मैंने अपनी तरफ से माना है, तो इसको अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा गिवन क्वांटिटी में। जो गिवन क्वांटिटी अपने को दे रखी है R और A, तो इसको अपन रिप्लेस करते हैं किसमें, गिवन क्वांटिटी में। तो cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए इस ट्रायंगल से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अपन जानते हैं जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, a, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2KAQ अपॉन में क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये हो जाएगा मिलके। अब बेटा इसको वेक्टर में लिखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। बेटा डाइपोल मोमेंट याद है, जिसकी डायरेक्शन कितनी होती है, -q से +q की ओर, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो डायरेक्शन लिखें तो क्या लिख सकता हूं मैं, -p कैप। क्या लिख सकता हूं, -p कैप। आगे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर देखो बेटा 2AQ, और अपन जानते हैं 2AQ क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो 2AQ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, P, और ऊपर क्या है K, तो क्या बचेगा KP अपॉन में क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2, और साथ में -p कैप। अब देखिए बेटा इस फॉर्मूले में अपन एक अजम्पशन लगाते हैं। क्या अजम्पशन क्या है कि R मच ग्रेटर देन A, तब नीचे जो A स्क्वायर आ रहा है वो इस R स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इस अजम्पशन से। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो सिर्फ क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर कितनी है, 3/2। तो R स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2, तो स्क्वायर से पावर 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी, R की पावर 3 बचेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KP अपॉन R क्यूब, और साथ में डायरेक्शन ये माइनस इधर लिख रहा हूं P कैप। ठीक है, और बेटा इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, P और P कैप। P क्या है, मैग्नीट्यूड इसका डाइपोल मोमेंट का, और P कैप क्या है, डायरेक्शन। तो इसको अपन फुल वेक्टर लिख सकते हैं, तो -KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पर बेटा, P पॉइंट पर, जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें यहां पे आपको क्या करना है, अपने को दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज मिल रही है,
उनको कंपोनेंट में तोड़ना है, उनको ब्रेक करना है कंपोनेंट में। तो एक तो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे और एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट अपने को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे और मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उनके सम से आएगी। तो E1 प्लस E2, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा करेंगे तो जो अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होने से अपन क्या लिख सकते हैं, E2 की जगह भी E1 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 2E1 cos थीटा, और E1 क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, E1 वेक्टर का। तो इसके आगे सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आएगा माइनस KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। इसके अंदर जो माइनस है वो डायरेक्शन को बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये देखो डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्लास में अपन डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थैंक यू।